Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss about the next animal fiber that is silk. आप लोग सेकंड क्लास से पढ़ते हुए फर्स्ट या सेकंड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिल्क जो है वो हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म में भी जो लार्वा होता है दैट इज द यंग वन ऑफ एन इंसेक्ट, लेकिन अब हमें सिल्क ऑब्टेन करना है तो लार्वा इज द यंग वन ऑफ सिल्क वॉर्म। लार्वा जो है दैट हेल्प्स और दैट गिव अस दिस फाइबर दैट इज सिल्क। सेरिकल्चर इज द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को ब्रीड करना और उनको मैनेज करना किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, सिल्क की प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म को ब्रीड करना और उसकी मैनेजमेंट, ठीक है, कि किस टाइम पे उसको क्या चाहिए होगा, दैट इज नोन एज सेरिकल्चर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। स्टेज 1 स्टार्ट्स विद द एग। एग से स्टार्ट होती है जब एक फीमेल सिल्क वॉर्म या फीमेल सिल्क मोथ जो है वो अंडे देती है, और एक फीमेल सिल्क मोथ एट ए टाइम 400 to 500 एग्स जो है वो देती है। और ये एग जो है ये लीव्स के ऊपर दिए जाते हैं, जैसा कि पिक्चर के अंदर शो किया हुआ है। स्टेज 1 में एग के लीव्स के साइड में आपको सर्कल सर्कल दिख रहा है, दैट इज बेसिकली द एग्स दैट आर लेड बाय दिस फीमेल सिल्क मोथ। फीमेल सिल्क मोथ अंडे देने के इमीडिएटली बाद जो है वो मर जाती है। दिस इज द स्टेज 1। नाउ द सेकेंड स्टेज स्टार्ट्स। सेकेंड स्टेज कब स्टार्ट होती है? जब ये एग जो है वो हैच होकर के लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो। दिस लार्वा, जो लार्वा है उसको क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। जो लार्वा है वो, देखो, कोई भी चीज ग्रो कब होगी? जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ये हमने पढ़ा था। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो ये लार्वा जो है ये फीड करता है कौन सी? मलबेरी लीव्स को। मलबेरी लीव्स को फीड करने के बाद दिस लार्वा ग्रोज इन द साइज। ये साइज के अंदर क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। और ये जो स्टेज 2 है ये 27 डेज तक इसी तरीके से चलती है कि लार्वा जो है वो मलबेरी लीव्स को फीड करेगा और वो साइज में बड़ा होता जाएगा। एंड आफ्टर दैट in this stage also, during these 27 days, in 27 days के अंदर लार्वा अपनी आउटर स्किन को बहुत बार शेड ऑफ करता है, मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स मीन्स 4 टाइम्स लार्वा शेड ऑफ इट्स स्किन। और जो शेडिंग ऑफ हिज स्किन है that is known as molting. So molting is the process of slowing of the skin by the larva. This is in the stage 2. Stage 3 starts when the caterpillar turns into pupa. Caterpillar जो है, जो वो pupa में turn होता है, that is known as stage 3. तो यहाँ पर stage 2 और stage 3 के बीच में एक आपको एक white egg बड़ा टाइप का दिख रहा है, that is not actually the egg, that is known as cocoon. अब वो कोकून कैसे फॉर्म होता है? कैटरपिलर जो है अपने आसपास एक केज जो है वो बनाता है बाय द मूवमेंट, बाय साइड टू साइड मूवमेंट। साइड टू साइड मूवमेंट उसकी हेड की अपनी करके एक स्पेसिफिक वे में वो क्या करता है? एक केज फॉर्म करता है अपने चारों तरफ। दैट एंड अलोंग विद दिस केज फॉर्मेशन कैटरपिलर also secretes a thick protein fiber, and this thick protein fiber is get hardened when it comes in the contact with the air. जैसे ही ये thick protein fiber air के contact में आता है तो ये क्या बन जाता है? एक hard substance जो है वो form हो जाता है। ये जो fiber है जो ये hard हो गया, that is basically known as silk fiber. और जो उसने ये केज फॉर्म की अपने चारों तरफ, दैट इज नोन एज कोकून। वो क्या होती है? कोकून होती है। अब जो उसने अपने चारों तरफ केज फॉर्मेशन किया तो इट मींस क्या हुआ कि कैटरपिलर जो था आपका वो अब किस में कन्वर्ट हो गया? प्यूपा में कन्वर्ट हो गया। स्टेज 3 में देखोगे प्यूपा दिखा रखा है। प्यूपा के चारों तरफ जो होती है वो कोकून वाली जो केज है दैट इज प्रेजेंट, एंड इनसाइड दैट कोकून प्यूपा कंटिन्यूज टू डेवलप। प्यूपा जो है वो डेवलप होता रहता है। देन आफ्टर दैट स्टेज 4 कम्स। स्टेज 4 में क्या है
कि प्यूपा जो है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो गया या सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बोथ आर द सेम थिंग, सिल्क मोथ कहो या फिर सिल्क वॉर्म कहो। अब जैसे ही मोथ कम्स आउट ऑफ द कोकून, मोथ जो है वो इस कोकून से कितने दिन के बाद बाहर आता है, 16 दिन के बाद। इट मीन्स दैट pupa remains in the cocoon for 16 days and after that it breaks that cocoon and कोकून को ब्रेक करने के बाद वो उससे बाहर आएगा 16 डेज के बाद। एंड दिस इज द स्टेज 4 एंड दिस साइकिल इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तुमने अपनी मम्मी के पास या मार्केट में बहुत तरीके के सिल्क देखे होंगे, लाइक टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, बनारसी सिल्क एंड सो ऑन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म दैट आर प्रेजेंट। बहुत तरीके के सिल्क वॉर्म जो है वो प्रेजेंट है और हर एक सिल्क वॉर्म जो है उसकी थ्रेड का जो क्वालिटी है या टेक्सचर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसी का टेक्सचर क्या होता है, रफ होता है, किसी का स्मूथ होता है, किसी का शाइनी होता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट टेक्सचर और क्वालिटी सिल्क की बहुत सारी वेराइटीज जो हैं वो अवेलेबल है। द मोस्ट कॉमन सिल्क वॉर्म दैट इज प्रेजेंट इज मलबरी सिल्क मोथ। मलबरी सिल्क मोथ जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ और ये जो सिल्क फाइबर जनरेट करता है दैट इज सॉफ्ट, लस्ट्रस and elastic also. Now next we are going to discuss about the processing of silk. Processing of silk starts from the cocoon to silk. Firstly, moth or silk worms are reared and then these the cocoon moths when converted lays egg and converted into the cocoons. They are collected to get the silk thread. So the very first step in the processing of silk is rearing silk. Silkworm को पालना that is known as rearing silkworm. Female silk moth अंडे देती है, जैसे हमने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क में पढ़ा था। तो उन एग्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और एक पेपर स्ट्रिप के ऊपर या फिर पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर उनको रख दिया जाता है एंड दे आर एक्सपोज टू अप्रोप्रिएट कंडीशन। अप्रोप्रिएट कंडीशन की बात करें तो मीन्स जो भी उनके लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी लेवल है उससे उनको क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है ताकि वो अंडे जो हैं उनसे वो हैच होकर के लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो। अदरवाइज अगर उनको प्रॉपर कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करेंगे देन दीज एग्स गेट डैमेज। ठीक है, इसलिए उनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। फिर एग जो है वो हैच होता है लार्वा के अंदर और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है 25 से लेकर के 30 डेज, किसी में 27 डेज, किसी में 26 डेज एंड सो ऑन। इसमें है क्या, लार्वा को जब यहाँ पर लार्वा के अंदर वो कन्वर्ट हो गया तो उसको ग्रो किया जाता है एक स्पेशल ट्रे के अंदर जो बेम्बू की बनी होती है। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो मोस्ट कॉमन सिल्क वॉर्म है दैट इज मलबरी सिल्क वॉर्म। तो इसीलिए इस सिल्क वॉर्म को, इस लार्वा को जो है वो प्रोवाइड करते हैं इस ट्रे पर फ्रेश एंड चॉप्ड मलबेरी लीव्स। वहां पर राइट हैंड साइड में आपको नीचे एक पिक्चर भी दिख रही होगी जिसमें आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का जो है दैट इज लार्वा और जो लीव्स जो शो हो रही है दैट इज मलबेरी लीव्स। हाउ दिस लार्वा इज ईटिंग द मलबेरी लीव। आफ्टर ईटिंग दिस मलबेरी लीव्स, एज वी नो लाइफ साइकिल में भी हमने पढ़ा था कि मलबेरी लीव्स खाते खाते मतलब फीड करते करते लार्वा जो है वो क्या होता है, साइज में ग्रो हो जाता है। साइज में ग्रो होने के बाद सडनली आफ्टर 25 से लेकर के 30 डेज के बाद वो अपनी ईटिंग जो है वो स्टॉप कर देता है। जैसे ही लार्वा अपनी ईटिंग स्टॉप करता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरी ट्रे के अंदर। उस ट्रे के अंदर ट्रांसफर करने से क्या होगा कि वहां पर वो अपना कोकून जो है वो स्टार्ट करेगा फॉर्म करना। नाउ द पिक्चर बिलो शोज हाउ द कोकून्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, कोकून्स जो है वो किस तरीके से फॉर्म। दिस इज ऑल अबाउट द रियरिंग सिल्क वॉर्म। नाउ कोकून जो सिल्क वॉर्म ने फॉर्म किया उसको पहले क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। एज द सेकेंड स्टेप इज कलेक्शन, सॉर्टिंग एंड देन किलिंग ऑफ कोकून। तो सबसे पहले क्या किया गया, सिल्क वॉर्म ने जो कोकून फॉर्म किया उस कोकून को पहले कलेक्ट किया गया,
देन उस कोकून को सॉर्ट किया गया। सॉर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर, जिससे कि हमारे पास जो क्वालिटी आए सिल्क की, दैट शुड बी द फाइन क्वालिटी और दैट शुड बी द सेम क्वालिटी। सो फुली ग्रोन कोकून जो होते हैं उनको पहले सॉर्ट किया जाता है, किसके बेसिस पर? अकॉर्डिंग टू द कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। इनके बेसिस पर कोकून को हम क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं। देन सेपरेट आउट करने के बाद क्या होगा? अगर तो कोकून फुली ग्रोन हो गया या लार्वा आपका फुली ग्रोन हो गया, तो वो क्या करेगा? कोकून को ब्रेक कर देगा और उसमें से आपका क्या निकलेगा? सिल्क वॉर्म निकलेगा। जिससे क्या होता है, जो सिल्क कोकून बेसिकली क्या है? कोकून एक प्रोटीन है या एक थ्रेड है जो एयर के एक्सपोजर में क्या हो गया? आपका टाइट हो गया, हार्ड हो गया। सो दिस silkworm when grown fully breaks the cocoon and damage the thread। जब कोकून ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थ्रेड डैमेज हो जाएगा। इसीलिए उस थ्रेड को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? कोकून को किल कर दिया जाता है एडवांस में। अब किल करने के लिए क्या करते हैं? या तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं या फिर उसको बॉईल कर देते हैं वाटर के अंदर। अब डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर जो लार्वा है आपका, जो प्यूपा में कन्वर्ट होना है, वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा या फिर वो किल हो जाएगा। बट बॉइलिंग इन वाटर का एक और एडवांटेज है। अगर हम उस कोकून को वाटर के अंदर बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है? जो सिल्क फाइबर है वो भी आपका क्या हो जाता है? सेपरेट आउट हो जाता है। And the picture of the fully grown cocoon is shown on the right hand side. Next step in the processing of silk is rilling or filature। इसके अंदर क्या करते हैं? जो कोकून को बॉईल कर रहे थे, जब हम कोकून को बॉइल्ड वाटर के अंदर बॉईल कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ था? सिल्क फाइबर जो हुए थे वो हमारे सेपरेट आउट हो गए थे। So rilling is basically the process of unwinding the silk filament from the cocoon एंड ऑन कंबाइनिंग देम। जो ये सिल्क फिलामेंट ऑब्टेन हुआ कहां से? जब कोकून को बॉईल किया और उसको कंबाइन करने से जो रो सिल्क फॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज रिलिंग और फिलेचर। नाउ दिस सिल्क थ्रेड और सिल्क फाइबर, हाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू सिल्क क्लॉथ। अब कोकून की कुछ ना कुछ फिक्स लेंथ होगी, बट जब आप देखते हो जैसे साड़ी है उसके अंदर बहुत सारा सिल्क फिलामेंट जो है वो यूज हो रहा है, या थ्रेड जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रखा है। तो हाउ दिस सिल्क फिलामेंट इज कन्वर्टेड इनटू द थ्रेड? सो सिल्क फाइबर्स आर जॉइंड टुगेदर। कैसे ज्वाइन करते हैं? बाय स्लाइटली ट्विस्टिंग देम ऑन ईच अदर एंड दिस इज हाउ दे फॉर्म द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ सिल्क थ्रेड। And this silk thread is used by the weaver to form the silk cloth. This is all about the processing of silk. Now, next is properties of silk. जैसे हमने वुल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही सिल्क की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जो सिल्क का टेक्सचर होता है। टेक्सचर मीन्स जब आप उसको टच करते हो, you feel that it is soft and smooth. So, the good quality of silk makes it very soft. Now it is not slippery। जो नेचुरल सिल्क होगा वो स्लिपरी नहीं होता, while जो सिंथेटिक सिल्क है दैट इज रेयन, दैट इज स्लिपरी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सिल्क इज वेरी हाई, while the wet silk is less strong than the dry silk and elasticity of silk is poor। elasticity means जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो सिल्क थ्रेड इज ब्रोकन वेरी इजीली। वो बहुत आसानी से क्या हो जाता है? ब्रोक हो जाता है। देयरफॉर इट्स बिकॉज इट्स इलास्टिसिटी इज वेरी पुअर। नाउ अब ऐसा नहीं है कि सिल्क और वुल जो है इसकी प्रोसेसिंग के लिए आज की डेट में क्या यूज होती हैं? मशीन्स वगैरह यूज होती हैं। सो देयर आर सम हेल्थ हैजार्ड्स आल्सो with the wool and the silk। Next we are going to discuss about that। What are the health hazards of wool and silk? Health hazard जो है वो किसी भी रीजन से हो सकता है। The most common reasons are जो substances यूज किए जाते हैं वहां पर इंडस्ट्री के अंदर। Second one is chances of contact with disease causing bacteria और germs। ऐसा नहीं है कि सारी वुल या शिप्स जो है वुल इल्डिंग एनिमल्स जो है वो हेल्दी हों। ऐसा नहीं है कि सारे
मोथ या सिल्क वॉर्म्स जो है वो हेल्दी हो, उनके कांटेक्ट में आने से कई बार क्या होती है, हेल्थ हैजार्ड हो जाता है। टेंशन जनरेटेड बाय द वर्क की वजह से जो टेंशन जनरेट होती है उससे भी हेल्थ हैजार्ड होते हैं। एडवर्स कंडीशंस प्रिवेलिंग ऑन द वर्क साइट पर जिस एडवर्स कंडीशन का हमें रूटीन में सामना करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग द हेल्थ हैजार्ड। फर्स्ट वन, we are talking about the occupational hazard of wool industry. wool industry के occupational hazards क्या है? First one is कि Bacillus anthracis जो है that causes serious infection disease, जिसको एंथ्रेक्स बोल देते हैं। एंथ्रेक्स को जनरली या निक नेम क्या है उसका, सॉर्टर डिजीज है, और ये जनरली उसके उन पर्सन्स के अंदर कॉज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो वूल इंडस्ट्री में सॉर्टिंग का काम करते हैं। And this anthrax disease causes lethal blood infection. First disease is that. Second is if person is allergic to wool protein, अगर पर्सन जो है वो एलर्जिक है वुल प्रोटीन का, तो उसको क्या होगा, स्किन पे इरिटेशन होने लग जाएगी और उसकी स्किन और आईज जो है दे बिकम्स द एलर्जी। थर्ड वन इज बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं, वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड during the scoring and dyeing process, and these substances can cause allergy and irritation. Fourth one is if the person inhale the hair, then it may suffer from respiratory allergy. These are the issues that occupational hazards of wool industry. Next we are going to talk about the occupational hazard of silk industry. Silk जो है that majorly comes from the Kashmir, means Kashmir is the main producer of silk in India, and as we all know Kashmir comes under the cold region. तो वहां पर टेम्परेचर को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, कोल को बर्न किया जाता है। अब कोल अगर प्रॉपरली बर्न नहीं हुआ तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होगी वो रिलीज होगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर पर्सन ने इनहेल कर ली तो उसकी वजह से उसको अनइजीनेस हो सकती है और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। सेकेंड इज ट्रेस और रियरिंग रूम्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम ट्रेस के अंदर जो है वो एग्स को या लार्वा को पुट करते हैं, तो उस केस में ट्रेस और रियरिंग रूम्स जो है उनको जर्म फ्री रखना पड़ता है। जर्म फ्री रखने के लिए वो वहां पर केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर और फॉर्मलिन। फॉर्मलिन बेसिकली एक सॉल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का, दैट इज द पॉइजनस वन। वो क्या हो सकता है, वो क्या है, पॉइजनस वन। तो अगर उसको पर्सन इनहेल कर ले तो उसको एलर्जी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, इवन स्किन इरिटेशन भी हो सकती है। थर्ड हेल्थ हैजार्ड और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इज इट इनिशिएट्स अस्थमा। जो स्केल्स होते हैं सिल्क वॉर्म और मोथ के ऊपर वो इनिशिएट करते हैं अस्थमा को। फोर्थ वन इज बर्न एंड स्कार्स। मैंने बताया था कोकुन्स को किल करने के लिए उनको वाटर में बॉईल किया जाता है, तो जो पर्सन क्या होता है उस बॉइलिंग वाटर में से उस थ्रेड को सेपरेट आउट करता है, उसके हाथ जो होते हैं दे बिकम सेंसिटिव टू हॉट वाटर और स्किन बिकम्स वेरी सॉफ्ट। तो इन दैट केस burns and scars that person may suffer. The fourth one is health problem. Silk के लिए dyes यूज की जाती हैं, they are absorbed by our digestive system, but if they are ingested then it may cause serious health problems. वो serious health problems जो हैं वो cause कर सकती हैं। This is all about the chapter animal fibers and the chapter is over. Still if you are facing any difficulty in this, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel.